गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम पॉलिटी आंसर राइटिंग के ऊपर बात करेंगे। ये मेरी सेकंड क्लास है आंसर राइटिंग के ऊपर। पहली क्लास अपलोड कर दी गई है, जिसने भी नहीं देखा हो वो देख सकता है चैनल पे जाके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि कुछ लोगों का कंप्लेन आ रहा है कि सर वीडियो अपलोड जब होती है हमारे तक नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि उसका कारण ये होगा, या तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल, या तो नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया होगा। तो आप एक बार चेक कर लीजिए। थैंक यू। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले कुछ फंडामेंटल बातें होती हैं, चाहे वो आप पॉलिटी की आंसर राइटिंग कर रहे हो, चाहे हिस्ट्री की कर रही हो, चाहे एथिक्स का कर रहे हो। फंडामेंटल बात ये है कि कोई भी क्वेश्चन आपको 2 बार पढ़ना है, ठीक है। पहली बार कोई क्वेश्चन हम जल्दी से पढ़ेंगे और दूसरी बार उस क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है पॉलिटी का कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 एक आवश्यक बुराई है, चर्चा कीजिए। अब आप सोचेंगे क्वेश्चन एक लाइन में लिखा होगा कि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड कैसे है। जो भी क्वेश्चन 3 लाइन या 2 लाइन में लिखे होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत इजी होता है, क्योंकि वो 2 या 3 लाइन में लिखे होते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि ये 3 पार्ट में या 2 पार्ट में डिवाइडेड है। लेकिन ये जो आपके सामने क्वेश्चन है पॉलिटी का, ये 1 लाइन में लिखा हुआ है। फिर भी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके इसको अलग अलग करना है कि ये 2 या 3 पार्ट में कैसे डिवाइडेड है। हम देखते हैं ये कैसे डिवाइडेड है। देखिए क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 एक आवश्यक बुराई है, चर्चा कीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ अनुच्छेद 22 एक आवश्यक बुराई है, मतलब ये जो अनुच्छेद 22 है ये आवश्यक भी है और बुराई भी है। अब आप सोच पा रहे होंगे कि कोई चीज़ आवश्यक भी है और बुराई भी कैसे हो सकती है, उसको हम आगे देखेंगे वो कैसे होती है। बट सबसे पहला टास्क ये है कि आप आइडेंटिफाई तो करें कि कितने पार्ट में डिवाइडेड है ये। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि पहला पार्ट क्या है, ये कि ये आवश्यक है। दूसरा पार्ट क्या है, ये बुराई है। अब आगे बढ़ते हैं हम। कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले हम ये देखेंगे कि वो कितने वर्ड्स में लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन हमें 150 वर्ड में लिखना है, तो हर क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में डिवाइडेड करेंगे, चाहे कितने भी वर्ड्स में लिखना हो, है ना। पहले पार्ट को क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के रूप में लिखेंगे। सेकंड पार्ट को मेन बॉडी के रूप में लिखेंगे और थर्ड पार्ट को हम कंक्लूजन के रूप में लिखेंगे। ये 150 वर्ड में डिवाइडेड है, तो एक रफली इस 3 पार्ट को डिवाइड करने के साथ साथ हम ये भी करेंगे कि जो इंट्रो होगा वो हम 25 वर्ड में लिखेंगे, ओके। प्लस जो मेन बॉडी होगी वो हम 100 वर्ड में लिखेंगे और जो कंक्लूजन होगा वो हम 25 वर्ड में लिखेंगे, ओके। तीनों ऐड करेंगे तो 150 वर्ड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है वो ये है कि सबसे पहले हम जो क्वेश्चन पूछा उसके बारे में बताएंगे। जैसे अनुच्छेद 22 के बारे में बताएंगे, फिर निवारक निरोध के बारे में बताएंगे। यहाँ आप साइड में देखेंगे हमारे क्लास टीचर ने जिसने भी कॉपी चेक की है, तो यहाँ पे सर ने लिखा है कि भूमिका के अनुच्छेद 22 का संक्षिप्त विवरण दीजिए। हमने डायरेक्टली निवारक निरोध क्या उसको बता दिया है कि थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना चाहिए था कि आर्टिकल 22 क्या है, लेकिन फिर भी हमने इनडायरेक्टली बता दिया है कि ये अनुच्छेद 22 जो है वो निवारक निरोध से संबंधित है, उसके संबंध में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे हमने क्या बताया हुआ है यहाँ पे। अनुच्छेद 22 एक आवश्यक बुराई है, यह वक्तव्य निवारक निरोध के संदर्भ में कहा जाता है। यानी कि हमने बता दिया कि निवारक निरोध के बारे में बात की गई है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम। आगे ये है कि निवारक निरोध से तात्पर्य किसी व्यक्ति को इस आशंका में गिरफ्तार कर लिया जाता है कि इसके द्वारा अपराध किया जा सकता है। सामान्य तौर पे आप देखेंगे किसी को गिरफ्तार ऐसे नहीं किया जाता, जब वो अपराध कर बैठेगा उसके बाद हम उसे अरेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन निवारक निरोध में क्या करेंगे, हम किसी को अपराध करने के इंतजार में वेट नहीं करेंगे, इंतजार नहीं करेंगे कि वो अपराध करे तब हम अरेस्ट करें, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है तब तो ब्रीच हो चुका रहेगा, फिर अपराध हो चुका रहेगा, ठीक है। जो जस्टिस या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारा पीस जो है सोसाइटी में वो मेंटेन रहे, लेकिन जब अपराध हो जाएगा तो फिर मेंटेन होने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए पुलिस क्या करती है, अपराध होने से पहले ही किसी को अरेस्ट कर लेती है। जैसे पुलिस को ये नहीं बताना होता कि हम आपको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, बस पुलिस ये कहती है कि हमें आशंका थी या कहीं से हमारी एजेंसी से इनपुट मिल रहा है कि आप ये अपराध करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुलिस को लगता है कि आप किसी का मर्डर करने वाले हो तो पुलिस पहले ही अरेस्ट कर लेगी। और दूसरी बात यह है कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप आगे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ निवारक निरोध में बंदी प्रत्यक्षीकरण का लाभ नहीं मिलता। मैं ये मान के चलता हूँ आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण पता होगा, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिससे बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में हैबियस कार्पस कहते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि किसी को अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे हम नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जो अरेस्ट किया गया है क्या वो लीगल है या इलीगल है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है ये सही तरीके से अरेस्ट किया गया है, इसके पीछे एक लीगल रीजन है, तो वो आगे की कार्रवाई प्रोसीड करेगा। लेकिन अगर उसे लगता है कि अन्यायपूर्ण तरीके से किसी को अरेस्ट किया गया है तो वो ऑन द स्पॉट ऑर्डर करेगा और आपको बरी कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपको इस अपराध में इस आशंका में अरेस्ट किया जाएगा कि आप
अपराध करने वाले हो, यानी कि निवारक निरोध के रूप में अरेस्ट किया जाएगा, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का लाभ नहीं मिलेगा और आपको अरेस्ट करने के बाद 3 महीने तक बिना सुनवाई के आपको जेल में डाला जा सकता है। देखेंगे आप यहाँ 3 महीने तक बिना सुनवाई के गिरफ्तार किया जा सकता है, कोई सुनवाई नहीं है। भले आपकी ये मंशा रही हो कि आप ये अपराध करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, लेकिन फिर भी सरकार आपको अरेस्ट करके रखेगी। ठीक है, ये हमारा एक भूमिका बनाने का एक तरीका होता है कि भाई हम थोड़े से उसके बारे में बताएं, उसमें क्या है, क्या प्रावधान है, थोड़ा सा हम बता के भूमिका बना देते हैं। अब देखिए पहला पार्ट स्टार्ट होता है। देखिए इंट्रो जो होता है वो तो सब में कॉमन है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट क्या थे, आवश्यक क्यों है और बुराई क्यों है। तो पहला ये है कि आवश्यक क्यों है, यहाँ पे हमने देखिए हेडिंग डाला है कि अनुच्छेद 22 आवश्यक क्यों है, ये हेडिंग हो गई। अब पहला रीजन ये आवश्यक क्यों है, पहला रीजन ये है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु, यानी कि अगर हम किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे, वो अपराध कर बैठेगा, किसी का मर्डर हो जाएगा या कोई चोरी हो जाएगी, कोई अप्रिय घटना घट जाएगी, तब अरेस्ट करेंगे, तो फिर क्या भाई अरेस्ट करके क्या करेंगे, उसकी मौत हो गई है ना, जिसका मर्डर किया गया है, तो अब अरेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बचेगा, इसलिए पहले अरेस्ट कर लेते हैं, जिससे कानून व्यवस्था बनी रहती है। तो पहला रीजन ये हो गया, कानून व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा क्या, अपराधियों में भय कायम रखना, अपराधियों में से भय होता है कि हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा अपराध करने से पहले। तीसरा क्या है, जनता में कानून का शासन होने का एहसास होना, जनता को महसूस होगा कि भाई कानून का शासन है ना, अराजकता नहीं फैली हुई है, अगर कोई अपराध करेगा तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा हमने क्या लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराधी बनने से रोकने हेतु, यानी कि कई बार लोग गुस्से में आवेश में आकर के कोई अपराध कर बैठते हैं, उनकी मंशा होती नहीं है, बट वो भावावेश में आकर के अपराध कर जाते हैं। लेकिन अगर सरकार को या पुलिस को ये पता चल गया कि आप ऐसा कुछ करने वाले हो, आपको पहले अरेस्ट कर लिया जाएगा, फिर आपको भी ये लगेगा अच्छा हुआ अरेस्ट हो गए और हम ये अपराध किए नहीं और हमें अपराधी बनने से रोक दिया गया। ठीक है, तो किसी अच्छे इंसान को भी अपराधी बनने से रोक देती है ना। कई बार अच्छे लोग होते हैं, बट वही है ना कि भावावेश में आकर या किस क्रोध में आकर कोई अपराध कर बैठते हैं। ठीक है, ये कारण हो गया, ये आवश्यक इसलिए था, ये 4 कारण हमने बता दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें ये है दूसरे पार्ट में कि अनुच्छेद 22 बुराई क्यों है। पहला क्या था, आवश्यक क्यों है, दूसरा पार्ट ये बुराई क्यों है। देखते हैं। यह नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है, खासकर 19 और 21 का। ठीक है, यानी कि जो हमारा आर्टिकल 19 और 21 है, आपको पता होगा कि स्वतंत्रता और लाइफ की लिबर्टी के बारे में बात करता है। ठीक है, किसी को बिना कारण से अरेस्ट करके रखना 3 महीने, ये किस देश का रूल हो सकता है या किसी का फंडामेंटल राइट ब्रीच करने का एक तरीका हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या हमने बताया हुआ है, यह पुलिस राज्य की स्थापना करता है, यानी कि कानून का शासन ही खत्म हो गया, पुलिस जब चाहेगी आपको अरेस्ट कर लेगी, जब चाहेगी छोड़ देगी। बस पुलिस को इतना कहना है कि हमें आशंका थी, ऐसा भी तो हो सकता है, पुलिस मनमर्जी कर सकती है, मनमानी कर सकती है ना, फर्जी आरोप लगा सकती है कि हमें कहीं से इनपुट मिल रहा था और आपको अरेस्ट कर लिया गया, 3 महीने खत्म, आपकी लाइफ के 3 महीने तो आप जेल में काट दिए, वो भी अनावश्यक। हो सकता है कि कोई मंशा न रही हो, पुलिस किसी कारण से जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया हो। ठीक है, अगला क्या है, यह राजनीतिक विरोधियों की आवाज़ दबाने का साधन बन जाता है। कई बार ऐसा होता है, जो सत्ताधारी पार्टी के लोग होते हैं अपने विरोधियों की आवाज़ को दबाने के लिए इस साधन के रूप में इसका यूज़ करते हैं ना, और पुलिस से कहलवा देते हैं कि हमें कहीं से इनपुट मिल रहा था कि आप ऐसा कुछ करने वाले हो। ठीक है, इसलिए अरेस्ट किया गया आपको। तो विरोधियों की आवाज़ दबाना लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अगर किसी लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी है तो इसका मतलब यह है कि उसके विपक्ष की पार्टी होनी चाहिए, तभी उनकी जो अराजक तरीका होगा शासन करने का, या उन गलत नीतियां होंगी या जो भी गलत चीज़ें होंगी, विरोधियों द्वारा उस आवाज़ को उठाया जाएगा। अदरवाइज जो स्वस्थ लोकतंत्र का एक तरीका है, यानी कि जो एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी मानी जाती है ना, विरोधी पार्टियाँ, वो चीज़ें वहाँ से ख़त्म होने लगेंगी धीरे धीरे हमारे लोकतंत्र के अंदर से। जब किसी का आवाज़ दबा दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली लोकतंत्र हमारा खतरे में पड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। या कार्यपालिका को तानाशाह बनाता है। कार्यपालिका 2 होती हैं, आपको पता होना चाहिए। एक स्थायी कार्यपालिका होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। स्थायी कार्यपालिका उसे कहते हैं जो नौकरशाही के रूप में, जैसे IAS IPS हो गए। अस्थायी इसलिए क्योंकि वो एक बार सर्विस में जाते हैं तो 25, 30, 35 साल तक रहते हैं। अस्थायी कार्यपालिका वो होती है जो नेताओं के रूप में होती है, यानी कि कोई भी मंत्री है वो 5 साल के लिए रहता है, फिर 5 साल बाद उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, इसलिए वो अस्थायी कहलाती है। यानी कि वो जो कार्यपालिका होती है इन दोनों को तानाशाह बना देगी, यानी कि जब मनमर्जी चलेगी, जब चाह अरेस्ट कर लिया, जब चाह किसी को छोड़ दिया। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये बुराई है। ठीक है, दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। आवश्यक क्यों ये भी बता दिया और ये बुराई क्यों ये भी बता दिया। अब लास्ट में हमने क्या बताया था कि आपको कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन देखिए आपके सामने है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, अनुच्छेद 22 को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए तथा न्यायपालिका द्वारा उचित निगरानी बनाए रखना चाहिए। यानी कि इसको समाप्त तो नहीं कर सकते, क्योंकि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना समाप्त कर दिया जाएगा तो फिर सरकार के पास या पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा किसका प्रयोग करके हम किसी को अरेस्ट करें।
ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये अंतिम विकल्प के रूप में यूज होना चाहिए। ये नहीं कि जब मर्जी आया तब इसका यूज करिए, नहीं, जब सारे विकल्प सरकार या पुलिस के पास समाप्त हो जाने चाहिए तब लगे हाँ भाई एक हथियार हमारे पास बचा हुआ है आर्टिकल 22, तभी उपयोग करिए, अदरवाइज इसका मिसयूज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।